आपको पता होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर, उसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े शामिल नहीं है कि जिन ओबीसी भाइयों को अपने लिए लड़ना चाहिए वे हमारे दलित समाज के ही उन प्रावधानों को रोकने में वो टूल बन जाते हैं सवर्ण जाति के। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, देश की संविधान को बचाना है और ये संविधान को इसलिए बचाना है कि इस संविधान में बाबा साहब की सिर्फ सोच नहीं है, उनके खून पसीने का उपज है ये संविधान। समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा का ये दस्तावेज है संविधान। जो नेता बात करता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके राज में जंतर मंतर पर बैठकर देश के प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को एक एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। आज के युग में हमारे जो नेता हैं अपनी डिग्री छुपाते हैं। कोई कहता है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय से पास हैं। जय भीम के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। रांची आया हूं, झारखंड के राजधानी, तो जाहिर है यहाँ के शहीद बिरसा मुंडा जी और यहाँ के जो नेता थे जयपाल मुंडा जी, सभी को नमन करते हुए मैं आज इतने विशिष्ट और विद्वान वक्ताओं के समक्ष मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और जो हमारे आदरणीय सुनने वाले हैं, जो हमारे आयोजक हैं रेलवे के, सभी को मैं प्रणाम करके अपनी बात रखता हूं। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। बहुत सी बातें हुई, जितनी बातें प्रोफेसर रिजवान साहब ने कह दी उससे अधिक तो कहीं भी नहीं जा सकती है। लेकिन बाबा साहब शिक्षा पर कितना ध्यान देते थे। आज के युग में हमारे जो नेता हैं अपनी डिग्री छुपाते हैं। कोई कहता है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय से पास हैं और उस डिग्री को मांगने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को 25,000 रुपया फाइन मांगा जाता है। और बाबा साहब की डिग्री को अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो आधा समय तो मैं समझता हूं उसी में चला जाएगा। उनकी विद्वता और जिस तरह से एक विद्वान व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ था वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और बाबा साहब के साथ आज ये हमारे आयोजक हैं बहुत सोच समझकर यहाँ वक्ताओं को आमंत्रित किया है। मैं समझता हूँ समाज के प्रत्येक अंग से उन्होंने रिजवान साहब को आमंत्रित किया। डॉक्टर अंजू है यहाँ, हमारे डॉक्टर मिन साहब हैं, एक एक समाज के प्रतिनिधि हैं, उन समाज की तरफ से वो अपनी बात रख रहे थे। तो मैं थोड़ी बहुत बात ओबीसी समाज के तरफ से रखना भी चाहूँगा और उनको मैं आग्रह भी करना चाहूँगा। इस देश में अभी बहुत एक बड़ी मांग उठ रही है जाति जनगणना की। लोग समझ नहीं रहे। एक पार्टी जो सत्ताधारी दल है, जो अक्सर चीजों को गोलमाल करने में बहुत विश्वास रखती है। गवर्नर ने कहा कि पुलवामा में क्या हुआ उस पर चुप रहने को कहा गया, इसी तरह चुप रहने को कहा जाता है। जाति जनगणना नहीं की जाए, इससे जो देश में एक वैधानिक स्थिति थी जनगणना कराने की, प्रत्येक 10 साल में जो वर्ष था 2021 जनगणना शुरू हो जानी चाहिए था, लेकिन जाति जनगणना की मांग चूंकि उठी तो जनगणना को ही पोस्टपोन कर दिया गया। और यह कितनी बड़ी साजिश है देश के संविधान के साथ, और संविधान के साथ कितनी और साजिशें हो रही है डॉक्टर रतनलाल और हम लोग देख रहे हैं। कई बार आज रिजवान साहब ने बताया कि एक एफआईआर करने के लिए, और जो नेता बात करता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके राज में जंतर मंतर पर बैठकर
देश के प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को एक FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, देश की संविधान को बचाना है। और ये संविधान को इसलिए बचाना है कि इस संविधान में बाबा साहब की सिर्फ सोच नहीं है, उनके खून पसीने का उपज है ये संविधान। समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा का ये दस्तावेज है संविधान। हमारे OBC के साथी अंबेडकर नामा में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ देश के कई लोग सुनेंगे और सुनना भी चाहिए। बाबा साहब ने क्यों इस्तीफा दिया 1953 में? प्रमुख रूप से 3 मांगे थी उनकी, जो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा। एक मांग थी हिंदू कोड बिल को जिस तरह से लाया जा रहा था, लेकिन एक बड़ी मांग थी कि देश के 56% या उससे भी अधिक लोग जिनके उत्थान के लिए कमीशन बनना था संविधान के तहत, उस पर उस समय की सरकार चुप लगाई हुई थी। और बाबा साहब के इस दबाव के कारण काका कालेलकर कमीशन बना। लेकिन विडंबना देखिए, बैकवर्ड क्लास के साथ जो एक बड़ी साजिश हुई कि जो चेयरमैन थे काका कालेलकर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा में कहा कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। राष्ट्रपति को जो उन्होंने पत्र दिया और 20 साल के लिए वो ठंडे बक्से में चली गई। उसके बाद 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मंडल कमीशन लागू हुआ। और मंडल कमीशन बनाने में, और चूंकि मैं उस परिवार से हूं, मैं जानता हूं कि BP मंडल साहब की कितनी बड़ी एक उसमें योगदान था कि संविधान पीठ ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 9 जज थे, उसके एक भी प्रावधान को हटा नहीं पाए। आखिर में मैं धन्यवाद आज देता हूं और नमन करता हूं VP सिंह साहब का और उनके साथ साथ अर्जुन सिंह साहब का भी, जिन्होंने 2 प्रावधान लागू किए। एक तो केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% OBC के लिए, और दूसरा शिक्षा में। लेकिन इसके साथ 40 अनुशंसाएं और हैं। लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए। देश में जो तमाम सरकारी पैसे पर जो निजी संपत्तियां बन रही है, उसमें आरक्षण लागू होना चाहिए। जो प्रमोशन में OBC को मिलना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि जिन OBC भाइयों को अपने लिए लड़ना चाहिए, वे हमारे दलित समाज के ही उन प्रावधानों को रोकने में वो टूल बन जाते हैं सवर्ण जाति के। और इससे बड़ी गहरी साजिश कुछ नहीं हो सकती है। मैं अपील करता हूं ऐसे लोगों से कि आप उस सवर्ण समाज के मोहजाल से निकलिए और जो बहुजन समाज की संरचना और सोच काशीराम साहब की थी और जिस पर आज भी हम लोग चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तब संविधान बचेगा और आपका हक भी बचेगा। मैं आपको 2 सूचना देना चाह रहा हूं। रिजवान साहब ने कहा कि देश के तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, दलित संगठन हैं, उनको एक होना चाहिए। कई प्रयास हो रहे हैं। डॉक्टर रतन लाल जी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूं उनसे। जस्टिस ईश्वरैया है, उन्होंने बनाया है SRA, सोशल रेवोल्यूशनरी अलायंस, सभी संगठनों को एक साथ लाने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी कदम 3 अप्रैल को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन साहब ने दिल्ली में, और जिसमें रतन लाल जी और हम लोगों का पूर्ण सहयोग था, उन्होंने देश के सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को इस चुनाव में सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाने के लिए एक सभा की। और उस सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। 5 मुख्यमंत्री थे या उप मुख्यमंत्री। वो राजस्थान के अशोक गहलोत साहब भी थे, खुद स्टालिन साहब थे, तेजस्वी यादव भी शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल थे उस मीटिंग में, और कांग्रेस के तरफ से वीरप्पा मोइली और दूसरे जो नेता थे उनके, वो भी शामिल थे।
सामाजिक न्याय मुद्दा बने। हेमंत सोरेन साहब उसमें बड़ी लंबा भाषण दिया। आज मैं उनसे दो अपील इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। जो उन्होंने ईडब्ल्यूएस को अपनी हैसियत से और अपने तादाद से अधिक बढ़ाकर जो दिया है सवर्ण समाज को खुश करने के लिए, उस पर पुनर्विचार करें। और जहां भी दिया है वो ओबीसी के कोटा को काट के दिया है, और ये ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए, इस राज्य में समझना चाहिए और इस देश में समझना चाहिए। जो उन्होंने ये जो प्रावधान किया है, और खास तौर से नगर निकाय के चुनाव में, इस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए अगर वो सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। और अभी रिजवान साहब ने सही कहा, जो शिबू सोरेन साहब की सोच थी उससे तो वो अलग हटके थोड़े चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर, उसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े शामिल नहीं है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से हैं तो आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो सकते हैं। ये भारत सरकार जो भी चला रही है उनका कहना है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर ठप्पा लगाया। अकेला तमिलनाडु सरकार इसके विरोध में लड़ रही है, अभी भी लड़ रही है, और इसके विरोध में हमें भी लड़ना होगा, क्योंकि ये जो तमाम बातें आ रही हैं ये संविधान को किस तरह से प्रभावित कर रही है। इसमें आपको मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो देश में 3 और साजिशें रची गई। उन्हें लगा कि जो देश में इतने बड़े सत्ता में जो उनका कब्जा है वो अब कहीं डमाडोल नहीं हो जाए, क्योंकि लड़ाई नौकरियों, चंद नौकरियों की नहीं थी। कौन डीएम बनेगा, कौन एसपी बनेगा, कौन एसडीएम बनेगा, इसकी लड़ाई है। और इसमें पिछड़े समाज को नहीं लाने के लिए उन्होंने सबसे पहला रणनीति अपनाई प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण मतलब नौकरियां नहीं रहेंगी सरकारी तो आप कहां से आरक्षण लोगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लागू किया कॉलेजियम सिस्टम। जज खुद अपने ही लोगों को अपने ही पदों पर नियुक्त करेंगे, जो हो रहा है। और तीसरा, जो सबसे गहरी साजिश, बाबा साहब के संविधान के साथ, उनके दिए हुए एक अधिकार के साथ, राजा का बेटा और गरीब का बेटा को एक वोट का अधिकार, उस पर चोट करने के लिए ईवीएम का प्रयोग। और उस प्रयोग के कारण आज आप वोट किसी को दीजिए, जीतेगा तो वही, वो गलत नहीं बोलता है कि आएगा तो वही, क्योंकि आपके वोट से नहीं आना है। आपका वोट अगर बैलेट पे पड़ता है तो आपको पता होता है कि कहाँ जा रहा है, लेकिन जब आपका वोट ईवीएम पे पड़ता है तो ईवीएम को ही सिर्फ पता होता है कि उसको कहाँ भेजना। और अब दूसरी साजिश थी ऑनलाइन वोटिंग की, और मैं शुक्रगुजार हूँ तमिलनाडु सरकार की, जिसमें पी विल्सन जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने इसको रोकने के लिए तमाम जो कानूनी अड़चने थी वो जो केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष रखा और इसको रोका गया। नहीं तो आपके वोट आपके पास ही रह जाते और कोई वहाँ मोबाइल से आपके वोट डाल देता। इस गहरी साजिश के विरुद्ध लड़ना। और अभी रिजवान साहब ने अपील सही किया, निजीकरण में सबसे अधिक घाटा रेलवे निजीकरण का है, क्योंकि ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए घाटे का सौदा नहीं है। देश के तमाम गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोग जो रेलवे का प्रयोग करते हैं, जो गांव-गांव में रेलवे बसा हुआ, आपको पता है कि रेलवे से ही बाबू जगजीवन राम ने क्रांति लाई थी। जब वो रेल मिनिस्टर थे तो पानी पिलाने के लिए उन्होंने प्रत्येक स्टेशन पर घड़े के साथ पानी पांडे करके नियुक्त किया और तमाम दलित साथियों को उसमें नियुक्त किया। और जो पूरे प्यास के साथ जो छुआछात की भावना को भी रखते थे, उन्हें भी नहीं ये स्थिति आती थी कि उन्हें भी वहीं से पानी पीना पड़ता था। तो देश के संविधान को बचाने के लिए बाबू जगजीवन राम ने भी एक योगदान दिया था, रेलवे मंत्री के तौर पर दिया। रेलवे एक बड़ी संपत्ति है, देश की संपत्ति तो लूट ही रही है, बैंक का निजीकरण शुरू हो गया है, लेकिन रेलवे को बचाने के लिए मैं आपको संदेश देना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार का भी, पी विल्सन साहब के तरफ से भी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस, कि अगर आप निर्णय लें
तो रेलवे का चक्का अगर एक दिन जाम कर सकते हैं तो पूरा भारत आपके साथ खड़ा रहेगा। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं उन तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी कह रहा हूं जो उस सभा में मौजूद थे। आप एक निर्णय लें और ये निर्णय रांची डिवीजन से लें और अपने ऊपर तक पहुंचाएं। इस लड़ाई को लड़ने में और 2024 में सामाजिक न्याय और निजीकरण का विरोध एक मुद्दा बनाने के लिए आपका अहम योगदान होगा और आज की सभा और बाबा साहब की जयंती का एक सकारात्मक परिणाम निकलेगा। यह विनती मेरी है। और मैं इसी बात के साथ, चूंकि अमृत काल का समय है, अमृत काल आप समझ रहे हैं ना, जो बोलते हैं अमृत काल, क्या है वो अमृत काल? अमृत काल जब देवताओं और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया तो उसमें से दो चीज निकला था, अमृत और विष। अमृतों को किसको दिया गया? देवताओं को दिया गया। कौन है आज के देवता? वही सवर्ण समाज, ब्राह्मणवाद। और आपके हिस्से में विष है, विष। ध्यान रखिएगा, ये अमृत काल कह के आपको बताया जा रहा है कि आपका कोई काल नहीं है और हमें बताना पड़ेगा कि संविधान का काल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का काल और जो आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का काल है हमारा, और इसको हम बचाने के लिए जो भी होगा करेंगे। देश में समाज का हर एक वर्ग, आपको मैं बता दूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कौशल परीक्षण दिया जाएगा। आपके बाप दादे अगर गाय चराते थे तो कैसे बेहतर गाय पालन करें, आपके पिताजी अगर लोहा पीटते थे बेहतर लोहार कैसे बने, कपड़ा बुनते थे तो कैसे बेहतर को कपड़ा बुने, लेकिन डीएम एसपी कलेक्टर आप नहीं बनेंगे। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बच्चों के भविष्य के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। हमारे कॉलेजेस में कहा गया है जहाँ 12,000 फीस है एक साल का, कि आप फीस को बढ़ाकर 1.5 लाख कीजिए। कहाँ से दे पाएंगे परिवार के लोग? यानी शिक्षा को आपसे दूर किया जा रहा है। ठीक याद कीजिए, सभी वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा ग्रहण करो, और साजिश क्या चल रही है कि आपको शिक्षा से दूर करने की। इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का आपको कोई अधिकार नहीं, इसको समझना पड़ेगा। और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम शिक्षा के अधिकार को बचाएं। स्टूडेंट्स को दिक्कत, रोजगार में कमी, रोजगार को गिनना ही छोड़ दिया, बेरोजगारों की संख्या की कोई गिनती नहीं। आर्मी में दिक्कत, जहाँ पिछड़े समाज के बहुत लोग जाते हैं और ट्राइबल्स भी जाते हैं, उन लोगों को आप अग्निवीर ले आए। ये बड़ी साजिश है आप लोगों के साथ। व्यापारी वर्ग भी जीएसटी में पिस रहा है, तो बचा कौन? कौन उनको वोट देता है? ये रामनवमी थी, अभी रिजवान साहब ने सही कहा, मैंने भी सलाह दी थी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को। आप गौर किए होंगे, दिन प्रतिदिन जो रामनवमी का दिन है वो पूजा पाठ का दिन नहीं, वो राजनीतिक सत्ता के खेल का दिन बनता जा रहा है। करोड़ों अरबों रुपया प्रत्येक गांव में, हर एक घर पर झंडा, और सबके हाथ में लाठी। पटना में मैं गया था, उस दिन तमाम बैकवर्ड क्लास के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको वही सवर्ण समाज की महिलाएं टीका लगाकर 500 रुपया और भगवा गमछा देकर, और अगर ग्रुप में है तो उनको एक बड़ा डिस्को वो साउंड सिस्टम देकर सड़कों पे छोड़ दिया गया। तेजस्वी जी से मैंने अपील की कि ये तैयारी राजनीतिक है, 2024 की है। आप ठीक इसके बाद बाबा साहब की जयंती आ रही है, आप लोगों को कहिए कि नीले कपड़े लेकर और नीली झंडे लेकर पटना में निकले। आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा और पटना नीले रंग से रंग जाएगा। लेकिन हमारे नेताओं को सोचने में और उसको अमल करने में समय लगता है। मैं अभी भी समझता हूं कि लालू जी की जिस तरह से सोच थी वही सोच तेजस्वी जी रखेंगे तो देश का संविधान बचाने में हमें कामयाबी मिलेगी।
मुझे कहा गया था कम समय में, लेकिन इतनी दूर से आया हूँ, बहुत वर्षों बाद रांची आया हूँ, मुझे रहा नहीं गया। और हमारे रेलवे के साथी हैं, मेरे नाना जी भी रेलवे में एक एम्प्लॉय थे, तो मैं पारिवारिक तौर पे जुड़ा हुआ हूँ आपसे। मैं विनती कर रहा हूँ कि रेलवे को फिर बचाइए, और रेलवे बचेगा तो देश बचेगा। इसी विनती के साथ जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत।